हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे वर्कशीट मार्च महीने की विषय विज्ञान और कक्षा 7 माना कक्षा 7 विज्ञान की वर्कशीट पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपन को दिख रहा है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर शाला का नाम, फिर अपन को कक्षा लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन प्रश्नोत्तरों पे आते हैं कि बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, है ना। तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा। उसके घुटने में क्या आ गई? चोट आ गई, है ना। चोट आ गई तो फिर क्या हुआ? चोट वाले स्थान पर क्या हुआ? रक्त रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का जो बहना अपने आप रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो ये देख के आश्चर्यचकित था कि बूझे के कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या हुआ कि रक्त जहाँ से बह रहा था वहाँ क्या हुआ, एकदम रक्त जो होता है रुक जाता, कि वहाँ क्या होता है, एक क्लॉटिंग हो जाती है, माना थक्का जम जाता है। फिर रक्त का जो रंग है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, है ना, के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। फिर रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम, तो लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेज्मा। ठीक है। कौन सी रक्त वाहिका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती? कौन सी रक्त वाहिका? तो रक्त प्लेटलेट्स, जिसे अपन बोलते हैं, है ना, जे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। फिर अगला है, अपन को दिख रहा है इसमें, ये चित्र है, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बैटरी, इन सब का यूज करके हमको एक दो परपथ बनाना है, एक खुला और बंद परपथ। इसको पढ़ते हैं प्रश्न को। उपरोक्त चित्र में विद्युत परपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत परपथ और खुला विद्युत परपथ का आरेख खींचे। साथ ही आरेख में प्रदर्शित कीजिए किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा, है ना, ये भी बताना है अपन को। तो जैसे सबसे पहला है बंद विद्युत पर। बंद विद्युत परपथ में क्या होगा? अपन एक विद्युत परपथ बनाएंगे जिसमें एक सेल होगा, एक बल्ब लेंगे और एक कुंजी है, जिस स्विच ऑन और स्विच ऑफ, है ना। अब ये स्थिति स्विच ऑफ की, जैसे ही अपन ने इसको स्विच ऑफ किया, जब परपथ पूरा हो जाता है, धारा प्रवाह, और अपना बल्ब क्या हो जाता है? जल जाता है। तो बंद विद्युत परपथ में अपना बल्ब जलेगा। लेकिन क्या होगा, जो खुला विद्युत परपथ होगा उसमें भी अपन यही करेंगे। खुला विद्युत परपथ मतलब स्विच ऑफ, यहाँ स्विच क्या है? ऑफ हो गया है, मतलब स्विच को अपन ने बंद कर दिया जी। तो बंद करने से जो धारा का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण में प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण के रूप में। पार्श्व दर्पण के रूप में मतलब जैसे जो गाड़ियाँ होती हैं ना, तो गाड़ियों का जो दर्पण होता है, जैसे अपन पीछे अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखते हैं, साइड में जो वाहन आते हैं उससे जो देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है क्या, तो उसे बोलते हैं पार्श्व दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण में किया जाता है, जिससे अपन को पीछे जो आ रही हैं गाड़ियाँ वो अपन को बड़े रूप में दिखती हैं। फिर अगला प्रश्न है, चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध बताना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, कि कोई वस्तु की मतलब कि चाल कितनी है, कि जैसे अपन बताते हैं कि एक कोई गाड़ी 1 किलोमीटर में एक घंटे में 80 किलोमीटर चली, तो वो उसकी चाल हो जाती है। तो अपन जैसे पता कैसे करते हैं कि मान लो 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, मान लो 100 करी, तो वो उसका अपन उसमें भाग देंगे तो अपन को उसकी चाल अपन को पता चल जाएगी। फिर अगला है, यदि आप अपनी घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे अपन अंधेरे में खड़े हैं घर की दीवार के सामने, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, लेकिन घर की दीवार पर कहीं से प्रकाश आ रहा होगा तो अपना प्रतिबिंब प्रतीत होगा अपन को। तो प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में अपन को प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतीत होगा। फिर अगला है, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रम से हमको साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी और ठंडा पानी लेना है। ठीक है। फिर तीनों में बर्फ़ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तनों को देखना है। तो जी आप प्रैक्टिकल आप खुद घर में कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। कोई इसमें साधारण पानी है, जो गुनगुना पानी है, और ये ठंडा पानी है। अपन ने तीनों में बर्फ़ को डाला
तो बर्फ़ को डालने में साधारण पानी और गुनगुना पानी, साधारण गुनगुना पानी तो गुनगुने पानी में जो बर्फ़ होगी जल्दी घुल जाएगी, लेकिन ठंडे पानी में क्या होगा, जो बर्फ़ है वो देर से घुलेगी, क्योंकि पानी भी ठंडा है, बर्फ़ भी ठंडी। और दूसरा क्या होगा, गिलास के चारों ओर बूंदें आ जाएंगी, है ना, गिलास के चारों ओर क्या आ जाएंगी, बूंदें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक आ जाती है। तो क्यों आ जाती है छींक? ये धूल युक्त कण नाक के रोम में फंस जाते हैं और कभी कभी ये कण नासा गुहा के पार चले जाते, तब ये गुहा की कोमल परत को क्या करते, उत्तेजित करते, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, हमको क्या आती है, छींक आती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट दीजिए। खंडों को इन धनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र में एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए। फिरकी को तेज़ी से घुमाइए तो आपको रंग कैसा दिखाई देता है, ये आप अपना अनुभव बताइए। तो बच्चों, ये अपना क्लास 7 का ये पार्ट है, प्रकाश का जो पार्ट है, उसमें ये प्रश्न है कि इसमें क्या होता है, जैसे अपन 7 रंग को जब एक साथ करके एक फिरकी बनाते हो, उसे तेज़ स्पीड में घुमाते हैं तो वो हमें सफ़ेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट है दैनिक जीवन के विक्रम का एक उदाहरण देते हुए हमें समझाना है। तो दैनिक जीवन उदासीनीकरण के विक्रम को, तो पहला ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब आमाशय में अम्ल की जो मात्रा अधिक होने पर अपाचन हो जाता है, तो जो कभी कभी जो अपाचन मतलब खाना नहीं पचा, तो कभी कभी क्या खट्टी डकारें आती, तो कष्टदायक होता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम MgOH होल्टवाइज है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल लेते हैं। ये अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देता है। ठीक है ना, तो ये दैनिक जीवन में उदासीन विक्रम का उदाहरण देते हुए समझाइए। ये हो गया है। फिर अगला है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो क्यों रखते हैं गर्म? तो ऊन क्या होता है, ऊष्मा रोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के जो रेशे हैं के बीच की वायु क्या होती है, फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है ना, विकृत मतलब ठंडे परिवेश की ओर फैलने से रोकती है जो वायु, जिससे हमें क्या होता है, उष्णता का अनुभव होता है। उष्णता मतलब गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने, प्रश्न नंबर 6, दर्पण के सामने खड़े होकर अगर हम अपना प्रतिबिंब देखें तो निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर, दाएं बाएं स्थिति के आधार पर। देखो, आकार के आधार पर अगर अपन समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो जो जैसा जिस वस्तु का जैसा आकार होगा वो उसका हमको वैसा ही प्रतिबिंब हमको दिखेगा। यदि आकार के आधार पर समान आकार का होता है तो सीधा होता। आकार के आधार पर हम अगर देखें तो समान आकार का होगा और सीधा होगा। ठीक है, कौन होगा, प्रतिबिंब। इसमें मैं लिखना भूल गई, प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब कैसा होगा, समान आकार का होगा और सीधा होता है। दूसरा है दर्पण से दूरी के आधार पर। तो दर्पण से दूरी के आधार पर भी यही होता है बच्चों, दर्पण में जितनी दूरी पर अगर हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब है दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण बिंब की दूरी पर है ना, जितना कि दर्पण बिंब मतलब अपन से या वस्तु से दूरी पर है। अगला प्रश्न है, एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला A से Z बड़े अक्षर तक सभी वर्णों को लिखिए, है ना, और दर्पण के सामने ले जाने पे क्या परिवर्तन हुआ। तो बच्चों ये आप कर सकते हैं इस तरीके से, आप पहले ABCD Z तक लिख लेना, फिर आप उसे दर्पण के सामने करना, तो आपको खुद दिखेगा कि A कैसा दिख रहा है, B। तो A में हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखे, A जैसा है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये साइड जो है बिल्कुल सेम है। B में अंतर दिखेगा क्योंकि B एक तरफ से बना, तो B अपन को इस तरीके से दिखेगा। C D है ना, तो थोड़ा चेंज दिखेगा। E F जो अक्षर चेंज दिखेंगे वो मैंने लिखे हैं। देखो G H में कोई चेंज नहीं दिखेगा, I में भी कोई चेंज नहीं, J में चेंज दिखेगा, है ना अपन को। फिर इसके बाद K में चेंज दिखेगा, L में चेंज दिखेगा और अपन को M में भी चेंज दिखेगा। फिर इसके बाद
इधर देखो एन, एन में चेंज दिखेगा, ओ में नहीं दिखेगा, पी में दिखेगा चेंज है ना, क्यू में नहीं दिखेगा, आर में दिखेगा, एस में दिखेगा, टी यू वी डब्ल्यू इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स में भी नहीं आएगा, वाई में भी नहीं आएगा और जेड में आएगा है, ठीक है, वाई में भी आएगा, ठीक है, और जेड में अब तो बाई तो, लेकिन बाई का इस तरफ भी हो जाएगा बाई का, तो भी बाई लगेगा है ना, तो बाई में भी कोई चेंज नहीं होगा और जेड में चेंज आएगा। तो ठीक है, ये वाला आप खुद कर सकते हैं, इसको लिख लेना एक पेज पर और फिर आप खुद देखना दर्पण के सामने किन किन अक्षरों में चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपना प्रोजेक्ट कार्य है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष 22 मार्च को हमें विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल चक्र में सम्मिलित विक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये बच्चों मैंने ऐसे ही बनाया है, जल चित्र के विक्रम बताना। तो विक्रम अपने ये 7 हैं। तो जैसे ये बादल है, तो बादल में जो पहला जो पॉइंट है बादल है ना, फिर दूसरे नंबर पे वाष्प है। तो ये मतलब सबसे पहले क्या होता है, जैसे पानी है, तो पानी से भाप बन के उड़ के कहाँ जाता है, बादलों में जाता है पानी, और भाप बन के यहाँ क्या संघनन की क्रिया होती है ना। संघनन के बाद जब पानी बिल्कुल गर्म वायु के संपर्क में आता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो बादल भारी होते हैं, तो पानी अपना बरसने लगता है। बरसने के बाद फिर भूमि में क्या होता है, अंतस्वेदन, ये लिखा है अंतस्वेदन। अंतस्वेदन का अर्थ क्या होता है, माने भूमि में जल का रिसाव, मतलब जैसे बरसात का पानी गिरा और भूमि ने उस जल को सोखा, तो वो होता है अंतस्वेदन। तो पहला पॉइंट है भूम जल, जी अपना भूम जल है, दूसरा वाष्प, तीसरा संघनन, चौथा बादल है ना, और सातवां जी बरसात, और जो छठवां अपना अंतस्वेदन, और पांचवा वाष्पोत्सर्जन। तो ये मैंने लिखे हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 है बादल, 5 वाष्पोत्सर्जन, 6 अंतस्वेदन और 7 वर्षा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, 7 इसके क्रम है। एक बार और मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज ना हो जाए आपको। पहला जे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां। ठीक है, अब अगला है, क्या हम भूमि के नीचे निरंतर जल निकाल सकते हैं, ऐसा करने से भूमि जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं निकाल सकते। अगर हम लगातार निकालते रहेंगे तो भूमि जल स्तर कैसा होगा, नीचे गिर जाएगा, और जब भूमि जल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा तो फिर इनसे जल नहीं निकाला जा सकता। आपने सुना होगा कि उनका जो कुआं है सूख गया, या उनके ट्यूबवेल में पानी नहीं रहा, तो वो यही रीजन रहता है, बरस और गर्मियों के दिनों में विशेषकर रहता है। अगला है, भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। अब जैसे कुआं सूख गया, ट्यूबवेल सूख गया, तो ये आपने देखा हो बरसात के दिनों में भर जाते हैं, सुना होगा कि बरसात में पानी आ जाता है, गर्मियों में सूख जाता है। तो यही है, वर्षा जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालों में रिक्त स्थानों और दरारों में को भर देता है, और इसी विक्रम के द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमि जल की पुण्य पूर्ति होती है। तो बच्चों ये प्रश्न हो गए। इसके बाद 2 प्रश्न थे, एक ड्राइंग बनाना था वर्षा जल संग्रहण का, तो वो आप कर सकते हैं, और लास्ट वाला जो प्रश्न था कि पहले ज़माने में अपने दादा बाबी कैसे पानी लेते थे, तो कुआं थी उस समय, बावड़ियाँ थी, ट्यूबवेल थे, हैंडपम्प थे, उनसे वो पानी लेते थे। तो बच्चों ये पूरा हो गई है वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।